बाकी हैं। तो अब हम मैट्रिक्स की जो कुछ प्रॉपर्टी होती हैं एडिशन मैट्रिक्स से रिलेटेड और मल्टीप्लिकेटिव मैट्रिक्स से रिलेटेड, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज हम अब पढ़ेंगे पहले, क्योंकि ये क्वेश्चंस में यूज होंगे, जो थ्योरम्स हम करेंगे उनमें ये प्रॉपर्टी यूज होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो प्रॉपर्टी है वो मैट्रिक्स एडिशन की जो प्रॉपर्टी है उनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशंस, मैट्रिक्स एडिशन, ठीक है। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो हमारी क्या होती है, कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ मतलब क्रम विनिमय नियम, इसको कहते हैं, ठीक है। तो क्रम विनिमय नियम क्या होता है हमारा, कि दो मैट्रिक्स को अगर हम ऐड करें क्रम बदल के, उनका स्थान बदल के, तो तब भी उनके मान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे a प्लस बी इजकल टू बी प्लस ए हो सकता है। ये मैंने तुम्हें जब दो मैट्रिक्स को हमने जोड़ के दिखाया था तो उसकी जब भी बताया था कि हमेशा a प्लस बी प्लस ए के इक्वल होगा, चाहे तुम ए में बी मैट्रिक्स ऐड कर दो या बी में ए मैट्रिक्स ऐड कर दो, दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कॉम्यूटेटिव लॉ एडिशन ऑपरेशन में जो है वो हमारा सेटिस्फाई होता है, ठीक है। अब पहली प्रॉपर्टी होगी, दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव लॉ को हम हिंदी में क्या कहते हैं, सहचर्य नियम। सहचर्य नियम कैसा होता है, जैसे ये है a प्लस बी प्लस सी, तो अभी तो बी और सी एक साथ थे, अभी बी को अगर एक साथ ले लें हम a प्लस बी और सी को अलग कर दें तो तब भी एक बन, तो ये हमारा सहचर्य नियम कहलाता है, मतलब एसोसिएटिव लॉ कहलाता है, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ में ये चीज हमें सेटिस्फाई करनी पड़ती है, ठीक है। तो मतलब एडिशन मैट्रिक्स में ये प्रॉपर्टी जो एसोसिएटिव लॉ है ये भी हमारी कैसी होती है, सेटिस्फाई होती है, ठीक है। थर्ड होती है हमारी एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, या इसको ये लिख सकें हम, और एडिटिव आइडेंटिटी भी कह सकते हैं इसको, और ये भी कह सकते हैं हम आइडेंटिटी एलिमेंट इन मैट्रिक्स एडिशन, ये भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, और हिंदी में इसको कह सकते हैं हम योगात्मक तत्सम। तो कहने का मतलब क्या है कि मैट्रिक्स में ऐसा कौन सा एलिमेंट है, ऐसा कौन सा अवयव है जिसे हम किसी मैट्रिक्स में ऐड करते हैं और वही मैट्रिक्स हमें प्राप्त हो जाए। तो ये मैंने बताया था तुम्हें जब जीरो मैट्रिक्स बताया था, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसको हम किसी भी मैट्रिक्स में ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा। जैसे संख्याओं में जीरो यूज होती है, जीरो को किसी भी संख्या में जोड़ेंगे तो वही संख्या आ जाएगी। तो इसी तरह मैट्रिक्स में जो है वो हमारा योगात्मक तत्सम होता है, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी होती है, उसको हम किसी में भी ऐड करेंगे तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे, और जो जीरो मैट्रिक्स हमारा होता है उसे हम ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ओ मैट्रिक्स को हम किसी मैट्रिक्स में ऐड करेंगे तो वही मैट्रिक्स हमारा आ जाएगा। तो जैसे ये हम लिख सकें, जैसे ए मैट्रिक्स है, ए में हमने क्या जोड़ दिया, ओ मैट्रिक्स जोड़ दिया, तो क्या आ जाएगा,
या ओ मैट्रिक्स में हमने ए मैट्रिक्स जोड़ दिया, तो दोनों कंडीशन में क्या आ जाएगा हमारा ए आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारी एडिटिव आइडेंटिटी है मतलब योगात्मक तत्समक है हमारा, वो क्या है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स कैसा होता है, इस जीरो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है कि इसका ईच एलिमेंट जीरो होता है, मतलब इसके सभी अवयव जीरो होते हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी अवयव जीरो हो वो हमारा क्या कहलाता है, जीरो मैट्रिक्स कहलाता है। और जीरो मैट्रिक्स ही मैट्रिक्स एडिशन में हमारी एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है, मतलब योगात्मक तत्समक कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देना कि सो ओ इसका एडिटिव आइडेंटिटी इन मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स एडिशन। ठीक है, मतलब योगात्मक में जो है हमारी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स को हम किस मैट्रिक्स में ऐड करते हैं तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा। तो एडिटिव आइडेंटिटी होती है मतलब योगात्मक तत्समक कहीं में मैट्रिक्स में। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी कह सकते हैं इसको, और ये भी कह सकते हैं हम एडिटिव इनवर्स भी कह सकते हैं इसको, एडिटिव इनवर्स भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, और ये भी कह सकते हैं इसको और इनवर्स एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट इन मैट्रिक्स एडिशन, इन मैट्रिक्स एडिशन। ठीक है, हिंदी में इसको कह सकते हैं हम योगात्मक तत्समक हो गए तो इनवर्स। ठीक है, मतलब व्युत्क्रम, व्युत्क्रम अवयव, व्युत्क्रम अवयव। ठीक है, व्युत्क्रम अवयव मतलब इनवर्स एलिमेंट। ठीक है, तो अब इनवर्स एलिमेंट कैसे निकलेगा, जैसे मतलब जोड़ने पे जो इनवर्स एलिमेंट होता है हमारा वो क्या होता है माइनस ए। जैसे ए का इनवर्स एलिमेंट हो जाएगा माइनस ए, तो यहाँ पे लिखते हैं द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज माइनस ए। मतलब माइनस ए का जो इनवर्स एलिमेंट होगा वो क्या हो जाएगा हमारा माइनस ए। ठीक है, तो योगात्मक मतलब ये भी कह सकते हैं इसको योगात्मक व्युत्क्रम है एक तरह से। क्या कह सकते हैं इसको, योगात्मक व्युत्क्रम लिख दो, ये ज्यादा सही रहेगा। योगात्मक व्युत्क्रम, योगात्मक प्रतिलोम भी कह सकते हैं, योगात्मक प्रतिलोम लिख दो, ये ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, योगात्मक प्रतिलोम। ठीक है, तो द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, मतलब ए का जो योगात्मक प्रतिलोम होगा वो क्या होगा माइनस ए, मतलब एडिटिव इनवर्स जिसको बोलते हैं वो क्या होगा माइनस ए। कहने का मतलब ये है कि एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है कि एक ऐसा एलिमेंट जो जिसको जोड़ने से हमारी क्या आ जाए एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। ठीक है, जैसे ए में हम क्या जोड़े कि एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए मतलब जीरो आ जाए, जो ऊपर हमने समझाया। तो ए में हम क्या जोड़े कि एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए मतलब जीरो आ जाए। तो क्या जोड़ेंगे ए में माइनस ए तो ऐड करेंगे जब तो जीरो मैट्रिक्स आएगा। जैसे संख्याओं में है भाई 1 में हम क्या जोड़ें कि जीरो आ जाए, तो 1 में माइनस ए की तो जोड़ेंगे जब तो जीरो होगा। इसी तरह मैट्रिक्स में है ए में हम क्या जोड़ें कि हमारा क्या आ जाए एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए मतलब जीरो आ जाए। तो ऐसा नंबर जिसे जोड़ने से हमारी एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए वही हमारा एडिटिव इनवर्स कहलाता है, मतलब योगात्मक प्रतिलोम कहलाता है। तो ए का जो योगात्मक प्रतिलोम है, ए का जो एडिटिव इनवर्स है वो क्या है हमारा माइनस है। ठीक है,
अब दिखाते हैं इसको करके। जैसे ए में हमने ऐड किया ए प्लस माइनस ए, या तो ऐसे लिख लो या ऐसे लिख सके माइनस ए प्लस ए। तो इसमें इसको जोड़ने से क्या आ जाएगा, ओ, जीरो नहीं है ये, ओ, ओ मतलब जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पे भी ये जीरो नहीं थी, ये ओ मैट्रिक्स है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था तुम्हें कि मैट्रिक्स की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती, ठीक है। ये ओ मैट्रिक्स है, जीरो नहीं है। यहाँ पे भी ये ओ मैट्रिक्स है, जीरो नहीं है, ये जीरो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है वो। तो इसीलिए ए में हम माइनस ए जोड़ेंगे तो तब भी जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा, माइनस ए में ए जोड़ेंगे तो जब भी जीरो मैट्रिक्स हमारा आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि ए में अगर हम माइनस ए जोड़ते हैं तो एडिटिव आइडेंटिटी आ जाएगी। तो ऐसा करने से मतलब जो एलिमेंट हम इनमें जोड़ रहे हैं वही हमारा क्या कहलाएगा, योगात्मक प्रतिलोम कहलाएगा, मतलब एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। मतलब जिसको जोड़ने से एडिटिव आइडेंटिटी बन जाए वो किसी भी मैट्रिक्स का क्या कहलाएगा, एडिटिव इनवर्स कहलाएगा, योगात्मक प्रतिलोम कहलाएगा, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए, चार प्रॉपर्टी होगी ये सेटिस्फाई होती हैं कहीं में एडिटिव वो मैट्रिक्स एडिशन में। मैट्रिक्स एडिशन में हमारा कॉम्पिटिटिव लॉ सेटिस्फाई होता है, मतलब ए में बी जोड़ो या बी में ए जोड़ो तो इक्वल आता है, मतलब कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। और दूसरी प्रॉपर्टी मैंने तुम्हें बताई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी और प्लस सी, ये भी सेटिस्फाई होती है। और एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट भी होता है क्या, ओ, मतलब जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। और एडिटिव इनवर्स, ए का जो एडिटिव इनवर्स है वो क्या होगा, माइनस ए, क्योंकि ए में माइनस ए जोड़ने से एडिटिव आइडेंटिटी आएगी जीरो। तो ए का जो एडिटिव इनवर्स है वो क्या हो जाएगा, माइनस ए, मतलब योगात्मक प्रतिलोम, ठीक है। तो चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारी कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ, कैंसिलेशन लॉ मतलब निरसन नियम, निरसन नियम कहते हैं इसको हम हिंदी में, ठीक है। तो जैसे ये है हमारा, अब कैंसिलेशन लॉ भी दो तरीके का होता है, एक लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, एक राइट कैंसिलेशन लॉ, ठीक है। तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ क्या होगा, जैसे ये दे रखा है, सपोज करो ए प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। तो अगर लेफ्ट में से ही कट जाए तो क्या रह जाएगा, यहाँ पे बी लिख दो, सॉरी उल्टा हो जाएगा नहीं थोड़ा सा, तो यहाँ बी लिख दो ऐसे ही, ठीक है। तो देखो लेफ्ट साइड में ए कट रहा है, तो यहाँ से ए से ए कट गया तो क्या आ गया हमारा, बी इक्वल टू सी हो जाएगा। तो ये हमारा लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ कहलाएगा, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ हम इसको कहेंगे, ठीक है। और अगर राइट में से एलिमेंट कटता तो उसको राइट कैंसिलेशन लॉ कहते हैं। इस तरीके से अगर ये ऐसे लिखा होता बी प्लस ए इक्वल टू सी प्लस ए, ठीक है। तो अब राइट में कटेगा ही, तो ए कटने से क्या आ जाएगा, बी इक्वल टू सी हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, राइट कैंसिलेशन लॉ, राइट कैंसिलेशन लॉ ये हमारा होगा, ठीक है। तो ये हमारा निरसन नियम कहलाता है। लेफ्ट मतलब बायां निरसन नियम, राइट मतलब दायां निरसन नियम, ठीक है। तो इंग्लिश में ध्यान रखो, तो इंग्लिश में आसान है थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। तो ये हमारी ये पांच प्रॉपर्टी होती है, कौन कौन सी मैंने बताई है तुम्हें। सबसे पहले कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होती है, जीरो मैट्रिक्स को ओ से डिनोट करते हैं, मतलब वो जो मैट्रिक्स होता है जीरो मैट्रिक्स, मतलब वो एडिटिव आइडेंटिटी होती है, उसको किसी भी मैट्रिक्स में जोड़ेंगे वही मैट्रिक्स आ जाएगा, इसीलिए एडिटिव आइडेंटिटी हमारी जीरो मैट्रिक्स होता है ओ। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स मतलब ए में हम ऐसा कौन सा मैट्रिक्स ऐड करें कि एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, मतलब जीरो मैट्रिक्स आ जाए। तो ए में माइनस ए ऐड करने से होगा तो ए का जो एडिटिव इनवर्स है वो क्या हो जाएगा हमारा माइनस ए, ठीक है। और ये हमारी क्या है, कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ ये दिखा दिया कि लेफ्ट में मैट्रिक्स कैंसिल होगा तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होगा, राइट में मैट्रिक्स कैंसिल होगा तो वो फिर राइट कैंसिलेशन लॉ होगा। ये नियम के अकॉर्डिंग कटे हैं, ऐसे नहीं कटते जैसे सिंपल संख्या कट जाती है, ऐसे नहीं कटेंगे, इनका अपने आप में एक अस्तित्व है। ये रूल के अकॉर्डिंग ही कटेंगे, ऐसे नहीं काट पाओगे तुम इनको, अगर काटोगे तो मिस्टेक हो जाएगी। तो
तो ये रूल है, रूल के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे चीजों को काटना है, ठीक है। तो ये 5 प्रॉपर्टी होती है हमारी कहीं मैट्रिक्स एडिशंस की, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टी हमारी कहीं की है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन जो पहली प्रॉपर्टी हम देखें जैसे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ली है, कॉम्यूटेटिव लॉ लिख दो, कॉम्यूटेटिव लॉ मतलब कर्म विनिमय नियम, तो कर्म विनिमय नियम क्या होता है, जैसा उसमें था कि a + b = b + a होता था, ठीक है। तो वहां पे तो सेटिस्फाई थी ये मैट्रिक्स एडिशन में तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती, क्योंकि जब मैंने तुम्हें मल्टीप्लाई करके दिखाया था दो मैट्रिक्स की, वहां पे हमने देखा था कि ए भी तो आ गया था लेकिन बी ए नहीं आ पाया था, मतलब a क्रॉस b तो पॉसिबल हो गया था, b क्रॉस a नहीं आ पाया था। और आ भी जाता है तो इक्वल होना जरूरी नहीं है, ठीक है। मतलब जोड़ने के लिए तो हमेशा बराबर ही होगा, ए में बी जोड़ो या बी में ए मैट्रिक्स जोड़ो तो बराबर आएगा हमेशा, लेकिन मल्टीप्लाई में ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है, आ सकता है कुछ कंडीशन में, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हर बार ऐसा ही होगा, ज्यादातर तो आएगा ही नहीं बराबर, ठीक है। कोई विशेष कंडीशन हो सकती है, कभी ऐसी के बराबर आ जाए, नहीं तो आएगा नहीं कभी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, मतलब ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं होता, ठीक है। a + b = तो b + a हो जाता था, लेकिन ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, मतलब a की b में मल्टीप्लाई करेंगे तो जरूरी नहीं है ये कि b की a में मल्टीप्लाई करने से भी वही आए, वो डिफरेंट आएगी वैल्यू, इसलिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती कहीं में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि सो कॉम्यूटेटिव लॉ is not satisfied in matrix multiplication, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में सेटिस्फाई नहीं होता, इज नॉट satisfied इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी मतलब सेटिस्फाई नहीं होती मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, ध्यान रखना, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, मैट्रिक्स एडिशन में तो होती है लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में नहीं होती, ये ध्यान रखना है हमेशा। दूसरी जो प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ मतलब सहचर्य नियम, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें ऐसा होगा a क्रॉस b क्रॉस c = a क्रॉस b क्रॉस c, ये इक्वल होगा, मतलब पहले b या c की कर दो मल्टीप्लाई, बाद में a की कर दो तब भी वही आएगा, या b की पहले कर दो c की बाद में करो तो तब भी वही आएगा, तो मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है सेटिस्फाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट था हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो मैंने क्या बताया था, यूनिट मैट्रिक्स मतलब इकाई आव्यूह, जिसमें मतलब मेन डायगोनल्स के एलिमेंट जिसमें 1 1 थे, जिसको हम I2 I2 मतलब 2/2 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स होता है उसको I2 लिख देते हैं, 3/3 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स होता है तो उसको I3 लिख देते हैं। तो मतलब जो यूनिट मैट्रिक्स होता है वो हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है कहीं में मैट्रिक्स में, ठीक है।
कहने का मतलब ये है कि उससे हम किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स आ जाता है। जैसे संख्याओं में एक होता है कि हम किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही एलिमेंट आ जाएगा। तो संख्याओं में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है और मैट्रिक्स में होती है आई। आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और आइडेंटिटी एलिमेंट भी लिख सकें इसको, आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, और भी लिख सके कुछ, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लिख सकें, क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लिख सकें। और हिंदी में क्या कहेंगे इसको हम, गुणात्मक तत्समक, मतलब ये एक ऐसा एलिमेंट होता है कि इसकी हम किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा। तो ऐसा एलिमेंट क्या होता है मैट्रिक्स में, आई, ठीक है। आई की हम किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे वही आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो ए मल्टीप्लाई आई या फिर आई मल्टीप्लाई ए, कैसे भी कर लो एक ही बात है, ठीक है। इसका टू क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। तो आई क्या होगा यहाँ पे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। मतलब आई एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी हम किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा। तो लिख देंगे सो आई इज ए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ये होगी हमारी। अब नेक्स्ट क्या आता है हमारा, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स या कह सकते हैं इसको हम इनवर्स एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और भी नाम दे सकें इसको हम, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कह सकते हैं इसको, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और हिंदी में इसको कह देंगे हम गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है। तो क्या होता है ये, तो समझो ध्यान से। तो वही है जैसे एडिटिव इनवर्स, तो हमारा क्या था, ए का जो एडिटिव इनवर्स था वो तो माइनस ए था, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, ए का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो होगा ए की पावर -1, क्योंकि ए की पावर -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो तब हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा आई। जैसे संख्याओं में होता है, जैसे 1/2 है तो 1/2 में कहीं से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाए, तो 2 से तो करेंगे ना, मतलब उल्टा करते हैं उसका, 1/2 का उल्टा 2/1, 2/1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो जब तो 1 आएगा। जैसे 3/5 है तो 3/5 का जो ऋणात्मक प्रतिलोम होगा वो क्या होगा, 5/3, क्योंकि मल्टीप्लाई होती है 3 से 3 कटेगा, 5 से 5 1, मतलब वो गुणात्मक तत्समक आ जाता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाती है। ऐसे ही हमारा मैट्रिक्स में है कि हम मैट्रिक्स ए में कहीं से मल्टीप्लाई करें कि हमारा क्या आ जा, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जा, मतलब आई। तो हमेशा ध्यान रखो ए की ए इनवर्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा, मतलब आई आ जाएगा। आई का मतलब क्या हो, जो मेन डायगोनल हो उसके एलिमेंट 1 1 हो जाए, बाकी सब 0 हो जाए। उसी मैट्रिक्स को ऐसे भी नोट करें हम, जिसके जो मेन डायगोनल हो उसके एलिमेंट 1 हो बाकी सब 0 हो, वही तो होता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। तो मतलब ए की ए इनवर्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मतलब आई, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ए का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, मतलब गुणात्मक प्रतिलोम होगा, वो क्या होगा,
ए की पावर -1, तो लिख देंगे यहाँ पे हम, तो यहाँ पे लिख दो ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए इज ए इनवर्स, तो यहाँ पे लिख दो द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए इज ए इनवर्स, ठीक है। क्योंकि देखो ए की ए इनवर्स में मल्टीप्लाई करेंगे या ए इनवर्स की ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आई आएगा, ठीक है। ए में कहीं मल्टीप्लाई की ए इनवर्स की या ए इनवर्स में एक मल्टीप्लाई की तो आई आएगा, मतलब ए में कहीं से मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए आई, वही हमारा क्या कहलाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाएगी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दोगे सो ए इनवर्स इज ए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो क्या हो गया, ए इनवर्स, ठीक है। तो ये समझ आ गया भाई। मैट्रिक्स एडिशन में तो क्या था, योगात्मक वो मतलब योगात्मक प्रतिलोम क्या था, ए का माइनस ए था। यहाँ पर गुणात्मक प्रतिलोम मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, ए का ए की पावर -1, तो उसकी मल्टीप्लाई करने से आई आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हमें सेटिस्फाई होगी। नेक्स्ट जो उसमें थी वो ऐसे ही कैंसिलेशन लॉ था ना उसमें, तो कैंसिलेशन लॉ लेंगे, कैंसिलेशन लॉ, तो कैंसिलेशन लॉ हमने लिया मतलब निरसन नियम, ठीक है। तो निरसन नियम लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, भाई ये था हमारा, सपोज करो ए क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस सी है और लेफ्ट में से ये कट जाएगा तो क्या रह जाएगा, बी इक्वल टू सी, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, ठीक है। और अगर राइट में से एलिमेंट कटता जैसे ये होता बी क्रॉस ए इक्वल टू सी क्रॉस ए इज इंप्लाइज, तो ए से तो ए कट गया तो क्या होगा, बी इक्वल टू सी हो गया, तो ये हो गया क्या हमारा राइट, RIGHT, राइट कैंसिलेशन लॉ, ठीक है। ये हो गया, समझ में आ गई बात। तो कैंसिलेशन लॉ मतलब मैट्रिक्स एडिशन में भी होता है सेटिस्फाई और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में भी होता है सेटिस्फाई, ठीक है। अब नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी और होती है इसमें, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब बंटन नियम या वितरण नियम इसको कहते हैं हिंदी में, ठीक है, वितरण नियम। तो ये क्या है हमारा, जैसे ये है मतलब इसमें दोनों साइन यूज होंगे, ए क्रॉस बी प्लस सी है जैसे, तो मतलब लेफ्ट से मल्टीप्लाई होगी ना, बी और सी दोनों में होगी, ए क्रॉस बी और प्लस ए क्रॉस सी, और इनका क्रम मत बदल देना, ये ध्यान रखना, कभी इसको ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए लिख दो, गलत हो जाएगा ये, क्योंकि हमने ये देखा कि जब हम दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करें तो ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता, तो इसीलिए यहाँ पे ए क्रॉस बी ही करना, कभी बी क्रॉस ए कर दो। जो साधारण संख्याएं होती हैं उनमें तो हो जाए ऐसा कि 2 की 3 में गुणा कर दो या 3 की 2 में कर दो, लेकिन यहाँ नहीं होगा मैट्रिक्स में, मतलब जोड़ने के लिए तो नियम संभव है, कॉम्पिटिटिव लॉ जो बताया था मैंने, लेकिन गुणा के लिए संभव नहीं होता मैट्रिक्स में, कि ए की बी में मल्टीप्लाई करो तब भी वही आएगा और बी की ए में मल्टीप्लाई करो तब भी वही आएगा, मैट्रिक्स में इक्वल नहीं आते, ठीक है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती नहीं हमारी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, मैट्रिक्स एडिशन में हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा है, मतलब लेफ्ट से मल्टीप्लाई हुई ना, तो लेफ्ट में ही रखना ए को, राइट में बदल दीजिए इसको, ठीक है, गलत हो जाएगा अगर ऐसा कर दिया। तो ये हमारा कैसा है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये हमारा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ठीक है। और अगर राइट से मल्टीप्लाई करते हैं इसको हम, जैसे ये होता है सपोज करो बी प्लस ए और क्रॉस ए, अब राइट से मल्टीप्लाई है तो राइट में ही रहना चाहिए अब ये, तो मतलब अब ऐसा होगा बी क्रॉस ए और प्लस
सी क्रॉस ए, ऐसा इसको लिखेंगे, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया हमारा राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो ये समझ में आ गया। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी हमारी मैट्रिक्स एडिशन और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड। ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है हमेशा, क्योंकि कैलकुलेशन करते टाइम प्रॉपर्टी हमारे सही तरीके से ध्यान रहेंगी और हम इन्हें समझ गए होंगे, तभी हम कैलकुलेशन ठीक कर पाएंगे, अदरवाइज कैलकुलेशन हमारी गलत हो सकती है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी तो होगी हमारी। अब हम आएंगे इनकी थ्योरम्स पे। मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ हमारी थ्योरम्स हैं, एग्जाम में भी आती हैं। एक थ्योरम तो ये समझ के चलो आपके एग्जाम में आती ही है, हर साल आ जाती है एक थ्योरम, ठीक है। तो थ्योरम को करने का तरीका आपको आना चाहिए, इस तरीके से हम थ्योरम प्रूव करेंगे, ठीक है। तो जो फर्स्ट थ्योरम है मैट्रिक्स की वो ये है, थ्योरम नंबर 1। पहली क्या है हमारी, ये थ्योरम है a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये प्रूव करना, ठीक है। ए और बी क्या है यहाँ पे मैट्रिक्स है, तो a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये प्रूव करके हमें दिखाना है। तो हम कैसा प्रूव करेंगे, देखो प्रूव करके दिखाएंगे इसको इस तरीके से। लेट कर देंगे दोनों मैट्रिक्स को, लेट a इक्वल टू a i j m by n, ठीक है। इस तरीके से क्यों लिखा है इसमें हमें, ये तो हमारी सिंबॉलिकल फॉर्म होती है किसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने की। ए आई जे का मतलब ये जो ए है, आई भी तो क्या है इसकी रो है, और जे भी क्या है इसकी कॉलम है, ठीक है। और एन रो है इसमें और एन कॉलम है, ये इसके एलिमेंट होंगे। और हमने बताया था कि दो मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए क्या करना होता है कि उनके जो ऑर्डर है, क्रम है, मतलब दोनों मैट्रिक्स के पंक्ति और स्तंभ, मतलब रो और कॉलम इक्वल होने चाहिए, तभी उन मैट्रिक्स को हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो सीधी सीधी बात ध्यान रखनी है, दो मैट्रिक्स को कब जोड़ सकते हैं, जब उनके क्रम मतलब ऑर्डर ये समान है, ठीक है। तो जब हमने ए को ये दिया तो बी को भी इसी तरह का लेना पड़ेगा, इसी ऑर्डर का, क्योंकि जुड़ेंगे तो तभी, अदरवाइज ये जुड़ेंगे। तो जो बी मैट्रिक्स है हमारा, उसको भी हम इसी तरह का लेंगे, बस एलिमेंट अलग हो सकते हैं, एलिमेंट तो अलग हो सके ना, तो ऑर्डर वही रखेंगे सेम। तो जैसे बी मैट्रिक्स ले लिया हमने, बी इसका एलिमेंट कर दिया और ये आई जे रहा उसी तरीके से, और ये एम बाई एन मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब इनको जोड़ो, ए प्लस बी कर, ए प्लस बी कर दिया हमने, ए तो ये था हमारा ए आई जे एम बाई एन ऑर्डर, प्लस फिर ये था हमारा बी आई जे एम बाई एन ऑर्डर, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखो जब हम मैट्रिक्स को जोड़ते थे तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होते थे संगत पद, जैसे जो पहला मैट्रिक्स था उसका जो A11 वाला एलिमेंट है, A11 मतलब A11, वो मैट्रिक्स बी के A11 के साथ ही जुड़ेगा। A12 वाला, ए का जो A12 वाला एलिमेंट है A12 वाला, वो मैट्रिक्स बी के A12 के साथ ही जुड़ेगा, मतलब ए बाद में एलिमेंट के साथ ही जुड़ेगा, क्योंकि इसी तरह से तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे ना, नहीं समझे बात को। तो मतलब इस तरीके से जुड़ना, तो इसीलिए ये इसका कौन सा एलिमेंट है, आई जे वाई एलिमेंट है, और ये इसका भी आई जे वाई एलिमेंट है, तो मतलब ये बी में ऐड हो जाएगा, क्योंकि सेम एलिमेंट है। ये मैट्रिक्स बी का वही एलिमेंट है और ये मैट्रिक्स ए का वही एलिमेंट है, ठीक है। तो मतलब ये इसमें ऐड हो जाएगा हमारा ए प्लस बी आई जे, कोई दिक्कत आएगी नहीं। और क्रम इनका समान ही, तो वो भी वही आएगा, क्योंकि ए का जो क्रम है, ए का जो ऑर्डर है और बी का जो ऑर्डर है, वही ऑर्डर आएगा ए प्लस बी का भी, क्योंकि ऑर्डर तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि जितने एलिमेंट इनमें हैं उतने ही एलिमेंट बी में थे, तो दोनों को जोड़ने से नंबर ऑफ एलिमेंट तो नहीं बदल देंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट तो वही रहेंगे, ठीक है, सिर्फ उन्हें जोड़ देंगे, ए और बी एलिमेंट को जोड़ के एक जगह कर देंगे। तो ये हमारा ए प्लस बी आ गया। अब ये जब ए प्लस बी हमारा आ गया, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकें, बी प्लस ए भी तो इसको कर सकें, क्योंकि ए और बी तो क्या है यहाँ पे, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं।
रियल नंबर कुछ भी कोई भी संख्या ले लो, जैसे 2 और 3 है तो 2 प्लस 3 करो या फिर 3 प्लस 2 कर दो, बात तो वही है, उसमें कोई फर्क थोड़ा पड़ेगा। आएगा तो 5 ही भाई, आएगा तो जोड़ के 5 ही दोनों को, तो इसलिए a प्लस बी को b प्लस ए लिख सकें, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये भी यहाँ पे क्या है, रियल नंबर है, और रियल नंबर में जो कॉम्यूटेटिव लाई तो है एक तरह से, कॉम्यूटेटिव लॉ जो है वो संख्याओं में हमेशा सेटिस्फाई होता है, एडिशन में भी और मल्टीप्लिकेशन में भी, चाहे 2 में 3 जोड़ लो या 3 में 2 जोड़ लो, जब भी वही आएगा। मल्टीप्लाई में भी होता है, 2 की 3 में मल्टीप्लाई कर लो या 3 की 2 में मल्टीप्लाई कर लो, वही आएगा। तो इसीलिए रियल नंबर है यहाँ पे, क्योंकि जो मैट्रिक्स के जो एलिमेंट होते हैं वो रियल नंबर्स ही तो होंगे कोई ना कोई, तो अगर उनको हम जोड़ेंगे a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, वो इक्वल ही रहेंगे हमेशा। तो इसीलिए इससे क्या बनेगा, हमारा b प्लस ए बनेगा। तो ये हमारा a प्लस बी के इक्वल जो मैट्रिक्स है वो ये आ गया हमारा a प्लस बी, तो ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट हो गई। अब b प्लस ए करेंगे, b प्लस ए निकालना ना हमें, नाउ b प्लस ए, तो b कौन सा सेट था हमारा, ये था b i j, ये मैट्रिक्स था हमारा b i j, और इसमें क्या ऐड करना, a मैट्रिक्स मतलब a i j, ऑर्डर है इसका n by n ऑर्डर। अब दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करो, तो ऐड उसी तरह होंगे भाई, ये जो टर्म है इसकी और ये जो टर्म है, i j का पद ये है, i j का पद ये है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, b में a ऐड हो जाएगा और i j आ जाएगा, और ये n by n मैट्रिक्स, तो ये बिल्कुल सेम आ गया ना, तो ये b प्लस ए हो गया। तो देखो इक्वेशन 1 की राइट साइड पे यही है, 2 की राइट साइड पे यही है, तो जब दोनों इक्वल है तो a प्लस बी को इक्वल लिख सके हम, तो लिख दो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। 1 और 2 से क्या हो गया हमारे इक्वल लिख दो बस, तो ये हो गया a प्लस बी इक्वल टू b प्लस ए, बस यही हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो ये पहली थ्योरम हमारी प्रूव हो गई। अब सेकंड थ्योरम देखो, सेकंड थ्योरम हमारी क्या है, सेकंड थ्योरम हमारी एक तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ही देगी, ठीक है। तो थ्योरम नंबर 2, थ्योरम 2 ये है हमारी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी और प्लस सी, ये ठीक है। तो इसके इक्वल ये दिखाना, तो उसी तरह करेंगे। अब की बार 3 मैट्रिक्स हो गए, बस 3 मैट्रिक्स को इसी तरह हम लेट करेंगे, ठीक है। तो प्रूव करके इसको दिखाएंगे, यहाँ पे हम लेट कर लो, लेट a इक्वल टू, तो ये हो गया हमारा a i j और m by n इसका ऑर्डर ले लिया हमने, और b मैट्रिक्स ये हो गया b i j m by n ऑर्डर हो गया इसका, और c मैट्रिक्स ले लिया हमने क्या, c i j और m by n ऑर्डर इसका हो गया, ठीक है। इस तरीके से समझ गए। अब पहले जैसे जैसे ही हमें प्रूफ करना है ऐसे ऐसे हम निकालेंगे। तो पहला सबसे पहले b प्लस सी निकाल लो, b प्लस सी क्या होगा भाई, b i j और m by n ऑर्डर है इसका, इसमें क्या ऐड करेंगे हम, c i j और m by n ऑर्डर, क्या आ जाएगा जुड़ के भाई, b c में ऐड हो जाएगा, तो b प्लस c i j, ओके। कोरस्पोंडिंग एलिमेंट तो है ना, ये समझौता किया है डियर सी, तो b c में जुड़ जाएगा बस, और कोई टर्म आ जाएगी तो m by n ऑर्डर, ठीक है। तो b प्लस सी निकाल दिया, साथ ही a प्लस बी भी निकाल लो पहले ही, a प्लस बी क्या होगा, a i j m by n ऑर्डर और प्लस ये b हो जाएगा b i j और m by n ऑर्डर। तो ऐड करेंगे इनको, अब हम तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, a b वो सॉरी a प्लस बी i j m by n ऑर्डर, ठीक है। तो ये प्लस बी आ गया हमारा। अब जो लेफ्ट साइड है वो बना लो टोटल जो भी है हमारी, तो नाउ अब क्या बनाएंगे हम, a प्लस बी प्लस सी। तो a क्या था हमारा, a मैट्रिक्स में ये है a i j m by n ऑर्डर, और इसमें ये b प्लस सी का वैल्यू हमने पहले निकाल रखी है, b प्लस सी और i j ये है ही, और ये m by n ऑर्डर, ठीक है। तो ऑर्डर तो देखो समान है दोनों का,
और ये एलिमेंट भी इसके कोरस्पॉन्डिंग है, क्योंकि आई जेवा पद तो ये है और आई जेवा पद ही ये है, तो जुड़ सके, क्योंकि संगत पद जुड़ जाते हैं, मतलब जो पहले मैट्रिक्स का टर्म है वही दूसरे मैट्रिक्स की अगर टर्म है तो वो ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें ऐड करके लिख सके हम, तो ऐड करके लिख दो, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इस तरह ये जोड़ देंगे, मिडिल ब्रैकेट में लिख दो तो आई से, और बाहर एम बाई एन मतलब ये है, ठीक है। तो समझ में आ गई जोड़ी बात ही। अब नंबर है, नंबर को हम सीधा हटा के भी लिख सके, ऐसे भी हम लिख सकते हैं इनको, मतलब ए प्लस बी और प्लस सी, मतलब ये तो रियल नंबर है ना, रियल नंबर में जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई होती है, तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, तो ये इक्वेशन हमारी 1 बनेगी, ठीक है। अब जो राइट साइड है इसको बनाओ, इसको कैसे बनाएंगे, a प्लस बी में क्या ऐड करना हमें c, तो a प्लस बी की वैल्यू हमने पहले निकाल रखी, क्या थी हमारी a प्लस बी आई से, और m बाई n इसका ऑर्डर है, और प्लस c मैट्रिक्स था हमारा c आई से, और m बाई n इसका ऑर्डर है हमारा, ठीक है। अब ऐड कर दो, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी और प्लस सी, और मिडिल ब्रैकेट में इसको यूज कर दो तुम, ठीक है। आई से एन की टर्म ये हो गई और एम बाई एन ऑर्डर ये है, तो ये इक्वेशन क्या हो गई हमारी, इक्वेशन 2। तो देखो इक्वेशन 1 और 2 बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिख दो बस, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से बस इक्वल हो जाएंगे, क्या हो गया ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस, सॉरी लेफ्ट में ये था ए अलग था, ए प्लस बी प्लस सी एक साथ थे, और ये ए प्लस बी और प्लस सी, तो ये 2 हो गया, ठीक है। तो समझ में आ गई होगी, ये बात उसी तरीके से की है बिल्कुल, ठीक है। तो ये थ्योरम नंबर 2 थी हमारी, और थ्योरम नंबर 3 देखो, थ्योरम नंबर 3, इसमें ये प्रूव करना हमें ए डैश का डैश इक्वल टू ए, ठीक है। ए डैश का डैश इक्वल टू ए, मतलब ए डैश और फिर इसका डैश कर दे, डैश क्या था हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स, मतलब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स कर दिया, फिर कर दे ट्रांसपोज मैट्रिक्स, तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा। तो प्रूव करेंगे इसको भी हम इस तरीके से, लेट कर लो, लेट ए इक्वल टू, मैट्रिक्स को मान लो उसी तरीके से, ए आई जे एम बाई एन ऑर्डर का मैट्रिक्स मान लिया, तो ए डैश क्या हो जाएगा, ए डैश में क्या होगा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो जाएगा, मतलब रो कॉलम और कॉलम रो में चेंज हो जाएंगे, तो ये टर्म भी बदल जाएगी ऐसे ही, तो मतलब ये जैसे ये सपोज करो ये 32 था, तो बदल के क्या हो जाएगा 23, तो मतलब आई बाद में चले जाएगा, जे पहला आ जाएगा ट्रांसपोज मैट्रिक्स करती है, तो ये हो जाएगा ए जे आई हो गया ये, और ये ऑर्डर भी बदल जाएगा, एम बाई एन ऑर्डर हो जाएगा, तो उसके जो कॉलम है वो रो बन जाएंगी, और जो रो है वो कॉलम बन जाएंगे, ठीक है। तो ए डैश हो गया, अब नाउ अब क्या निकाल लेंगे हम दोबारा, ए डैश का डैश, मतलब इसका डैश करो, इसका डैश करेंगे फिर वही हो जाएगा, मतलब ए आई जे हो जाएगा फिर से, और एम बाई एन हो जाएगा, तो फिर से चेंज हो जाएगा ना ये, या नहीं, फिर से ये हमारा चेंज हो जाएगा, तो ये आ गया, ये किसके इक्वल है हमारा, ये ए के इक्वल है, ए को मानना था ये हमने, तो बस ये प्रूव होगा कि ए डैश का डैश इक्वल टू ए, यही हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो किसी मैट्रिक्स ए के लिए ये हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। थ्योरम नंबर 4, ये प्रूव करना है हमें ए प्लस बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, ये हो सकता है, ठीक है, मतलब ये इक्वल होता है, ये प्रूव करना है। तो देखो प्रूव कर देंगे इसको भी हम आसानी से, लेट कर दो दो मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स लेट कर दिया हमने, उसी तरह ए आई से एम बाई एन ऑर्डर, और बी मैट्रिक्स ये दे दिया हमने बी आई से एम बाई एन ऑर्डर, ठीक है। तो जोड़ो इनको, पहले जोड़ लो, ए प्लस बी निकाल लो, तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए में बी जोड़ो, मतलब ए आई से और एम बाई एन ऑर्डर प्लस बी आई से एम बाई
प्लस बी आई जे और एम बाई एन होगा, ठीक है। अब इसका हमें क्या करना, ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए प्लस बी का होल डैश ट्रांसपोज मैट्रिक्स करना है, मतलब वो कॉलम का कॉलम रो में बदलनी है, तो बदलो। तो नाउ अब क्या करेंगे हम, ए प्लस बी का होल डैश, तो ये क्या हो जाएगा, बस इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स कर दो। ट्रांसपोज मैट्रिक्स करने से क्या होगा, ये आई जे भी बदल जाएंगे और एम एन भी बदल जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा ए प्लस बी और जे आई और ये एन बाई एम ऑर्डर हो जाएगा, ये इक्वेशन फर्स्ट होगी, ठीक है। अब ये राइट साइड लेफ्ट साइड तो आगे देखो ये, अब राइट साइड में क्या करना है, ए डैश प्लस बी डैश निकालना है, तो ए डैश का मतलब क्या होगा भाई, ये जब ये है तो ए डैश क्या होगा, ये बदल के लिख देंगे, तो ए डैश प्लस बी डैश, ए डैश का मतलब तो ये हो गया ए जे आई और एन बाई एम, और बी डैश का मतलब बी जे आई और एन बाई एम, ठीक है। तो दोनों को ऐड कर दो, ऐड कर देंगे तो ए प्लस बी और क्या आ जाएगा जे आई और एम बाई एम होगा, ये इक्वेशन 2 होगी, ठीक है। अब देखो बराबर है इक्वेशन नंबर 2 है बराबर बिल्कुल, तो इसीलिए ए प्लस बी का होल डैश ए डैश प्लस बी डैश के ऊपर हम लिख सकते हैं, तो लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से बस लिख देंगे ए प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, तो ये प्रूव हो गया हमारा, ठीक है। समझ आ गई होगी बात ये, तो ये फोर्थ थ्योरम हो गई हमारी। अब नेक्स्ट थ्योरम पे आ जाइए। नेक्स्ट थ्योरम क्या है हमारी, नेक्स्ट थ्योरम है हमारी के ए का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश, मतलब ये प्रूव करना हमें थ्योरम नंबर 5, ये प्रूव करना हमें के ए का होल डैश इज इक्वल टू के ए डैश। के क्या है यहाँ पे, एन रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो इसके ऊपर ये प्रूव करना हमें, तो देखो प्रूव करेंगे इसको, तो उसी तरह लेट कर लो तुम, लेट ए इज इक्वल टू ए, ये कोई सेट है हमारा, वो सॉरी मैट्रिक्स है ए आई जे एम बाई एन ऑर्डर, ठीक है। तो अब हमें निकालना के डैश, तो इसके लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए डैश, तो ए डैश क्या हो जाएगा इस हिसाब से, ए जब ये है तो ए डैश क्या हो जाएगा, ये बदल देंगे, आई और जे आपस में बदल जाएंगे और एन, ठीक है। मतलब रो कॉलम ना कॉलम रो में चेंज हो जाती है ट्रांसपोज मैट्रिक्स में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये ए जे आई और ये हो गया क्या, ये हो गया एन बाई एम ऑर्डर, ठीक है, एन बाई एम ऑर्डर। तो अब ये होगा के डैश निकालो, नाउ अब क्या निकाल देंगे, के डैश का मतलब के, ए मैट्रिक्स ये है ए जे आई एन बाई एम ऑर्डर। तो मैंने तुम्हें बताया था कि अगर मैट्रिक्स में किसी नंबर की मल्टीप्लाई हो तो सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होती है, ठीक है, कॉमन आएगा वो भी सभी एलिमेंट में सा होगा, तो ये जो एलिमेंट है इसका जनरल एलिमेंट है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि के की इन सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगी अंदर, मतलब इसको अंदर मल्टीप्लाई में हम लिख सकते हैं, तो इसको क्या लिख देंगे हम, के ए के साथ मल्टीप्लाई होगी है जे आई और एन बाई एम ऑर्डर, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई हमारी। अब ये निकालनी लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट आ गई इस बार पहले, ठीक है। अब लेफ्ट निकाल लेंगे तो लेफ्ट कैसे निकलेगी, पहले के निकाल लो, तो के का मतलब क्या होगा, के की ए में मल्टीप्लाई करनी, ए का मतलब ए आई से एम बाई एन ऑर्डर, के के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया के ए और ये आई जे और एम बाई एन ऑर्डर। तो के का होल डैश क्या हो जाएगा, के का होल डैश, के का होल डैश इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो गया, तो ये हो गया के ए और ये हो गया जे आई और ये हो गया एन बाई एम ऑर्डर, तो ये इक्वेशन 2, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से इक्वल हो गया, बस ये होगा के का होल डैश इज इक्वल टू के डैश, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो प्रूव हो गया, आगे होगी ये बात समझ में।
6, थ्योरम नंबर 6 क्या है हमारी, ए बी का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश, मतलब ए बी का होल डैश निकाल देंगे तो सीधी सीधी मल्टीप्लाई होगी, उनके क्रम बदल जाएंगे, मतलब बी पहला आ जाएगा और ए बाद में होगा, ठीक है। तो ये थ्योरम ये है हमारी थ्योरम नंबर 6, ये प्रूव करना है इसमें हमें ए बी का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो इसको प्रूव कर लेंगे, उसी तरीके से मैट्रिक्स मानेंगे हम, तो लेट कर प्रूव करेंगे इसको, क्या हो जाएगा, लेट कर दो इसको, लेट ए इज इक्वल टू, उसी तरह लेट कर दिया ए आई जे एम बाई एन ऑर्डर, और बी मैट्रिक्स को क्या मान लेंगे, अब की बार ध्यान से मानना क्योंकि अब मल्टीप्लाई करनी, मल्टीप्लाई कैसा होती थी, मतलब दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या ध्यान रखना होता था कि ए में नंबर ऑफ कॉलम, बी में नंबर ऑफ रो के इक्वल होनी चाहिए, तभी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हो सकती है, ठीक है। तो जैसे ए में कॉलम कितने हैं n, तो बी में उतनी रो होनी चाहिए तभी मल्टीप्लाई होगी, या नहीं तो होगी, ठीक है। और n में भी उसी तरीके से अगर इसका एलिमेंट है तो इसका j पहला आना चाहिए, बाद में कुछ ही हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब इसमें क्या लेंगे, इसकी जो रो है वो n होनी चाहिए, मतलब ए के जो कॉलम है वो b की रो होनी चाहिए, तो उसी हिसाब से मान लेंगे इसको। तो ये ले लिया हमने बी जे के, क्योंकि जो इसकी जे थी वो तो लिया जा रहा था, कुछ भी लेंगे, और इसी तरीके से इसका ऑर्डर होगा, मतलब n बाई पी, कुछ भी कर दो, ठीक है। क्योंकि जो इसकी रो होगी वो इसका जो इसका कॉलम था ए का वो इसकी रो होगी, और इसकी कॉलम कुछ भी ले लो फिर, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे इसकी हम, ठीक है, ए बी की मल्टीप्लाई करो, ए बी का मतलब एक रोज बी तो है एक तरह से, तो एक रोज बी, ए तो ये एलिमेंट था ही ए आई जे और ए आई जे, और इसका ऑर्डर था एन बाई एन ऑर्डर, और इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें बी जे के और ये एन बाई पी, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई भी करेंगे हम तो क्या होगा, ए की पी में मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये जो कॉमन एलिमेंट दिख रहा है इसके बाद में है जे, इसके स्टार्टिंग में है, तो ये जे खत्म, ये बाहर का ऑर्डर बन जाएगा इसका, देख लेना मल्टीप्लाई करके ऐसे बने ऑर्डर हमेशा, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या हमारा ए बी आई के, ये हो गया, और यहाँ पे भी इसी तरह खत्म होगा, ये खत्म हो जाएगा, बस एन बाई टी हो जाएगी, ठीक है। तो अब ए बी निकल गया, तो नाउ अब ए बी का होल डैश, ए बी का होल डैश क्या होगा, इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स कर दो, ए बी का होल डैश ये हो जाएगा बस ए बी, और ये आ जाएगा के आई, और ये हो जाएगा पी बाई एम, ये इक्वेशन फर्स्ट होगा। आगे बात समझ में, अब ये राइट साइड बनानी है हमें, राइट साइड बनाने के लिए बी डैश की ए डैश में मल्टीप्लाई करेंगे, तो बी डैश ए डैश निकाल देंगे, बी डैश ए डैश का मतलब बी डैश इनटू ए डैश, तो बी डैश क्या होगा, जब ए ये था, जब बी ये था तो इसका होल डैश क्या होगा, ये बदल देंगे, तो बी डैश का मतलब ये हो गया बी के जे और पी वाई एम, और इसकी मल्टीप्लाई ए डैश इसमें बदल के लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए जे आई और ये एन वाई क्या हो जाएगा, एन वाई एम, ठीक है, ये हो गया। अब मल्टीप्लाई करोगे एक बार तो खत्म हो जाएगा, यहाँ पे जे खत्म हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा बी ए और के आई, और बाहर एन खत्म हो गया पी वाई एम, और इस बी ए को हम ए भी लिख सकते हैं, क्यों, तो फिर रियल नंबर है ना, ये तो रियल नंबर में चाहे तो ए गुना बी कर दो या बी गुना ए कर दो, ये की बात है, ठीक है। इसके लिए कर रहे क्योंकि यहाँ ए भी बन रहा, तो ये आ गया के आई, और ये हो गया पी बाई एम, ऑर्डर इसका हो गया इक्वेशन 2 हो गई ये। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिख दो बस, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 1 और 2, इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या कह सकते हैं, अब इसमें इक्वल है बिल्कुल, देख लो ये जो था हमारा ए बी का होल डैश ए बी यही है, बी डैश ए डैश यही है बिल्कुल, तो इक्वल लिख दो बस, ए बी का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश, ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी अच्छे से, बस थोड़ा ध्यान से करना इस थ्योरम में तुम्हें, क्योंकि इससे पहले जितनी भी थ्योरम थी उनमें सीधे सीधे ऑर्डर हमने दिए थे, इसमें थोड़ा ध्यान रखना कि कहाँ कैसा ऑर्डर चेंज हुए, ठीक है। अब
7। थ्योरम नंबर 7 क्या है हमारी, यहाँ पे लिखो इफ ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स then prove that AB inverse is equal to B inverse A inverse। इस थ्योरम का फर्क है, ध्यान रखियो। इसमें तो होल डैश था, मतलब इसमें तो ये थे ट्रांसपोज मैट्रिक्स, A डैश का मतलब ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ A, और A इनवर्स B इनवर्स मतलब जैसे A इनवर्स है तो A इनवर्स क्या है, इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ A, ठीक है। तो ये इनवर्स है, ये है, तो दोनों थ्योरम अलग अलग प्रूव होंगे। और ये भी ध्यान रखना कि A और B कैसे हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब इनके जो डेटर्मिनेंट है उनकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है, बताया था ना। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तो जब होता है जब ए का डेटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, और सिंगुलर मैट्रिक्स जब होगा जब ए का डेटर्मिनेंट इक्वल टू 0। तो ये ए और बी दोनों कैसे हैं, यहाँ पे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं। और मैंने तुम्हें बताया था कि जब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तभी इनवर्स मैट्रिक्स निकलता है, ठीक है। तो इनवर्स मैट्रिक्स जब यहाँ पे दे रखे हैं तो इनवर्स मैट्रिक्स तभी फाइंड होंगे जब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होंगे। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इसीलिए ये दिए गए हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो, देखो प्रूव करेंगे इसको। मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है ये, कई बार पहले भी बोर्ड एग्जाम में आ चुकी है, ठीक है, और अब की बार भी आने की संभावना है। तो देखो ये दे रखा है इसमें, यहाँ पे लिखो सिंस A and B are two नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि ए का डेटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 एंड बी का डेटर्मिनेंट भी नॉट इक्वल टू 0, दोनों के डेटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है। तो जब दोनों के जो डेटर्मिनेंट है नॉट इक्वल टू 0 है तो इनके अलग अलग दोनों के जो मल्टीप्लिकेशन का डेटर्मिनेंट होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, और 0 होना पॉसिबल नहीं। और जब ये 0 पॉसिबल हो रहा है तो फिर ए बी का जो डेटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। और ऐसा करने से हमने क्या दिखा दिया, जब ए बी का डेटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो फिर ए बी भी हमारा क्या हो गया, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया, और ए बी का हम इनवर्स मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे ए बी का इनवर्स मैट्रिक्स निकल सकता था, वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स थे। इसी तरह हमने अब ए बी को क्या दिखाया है, ए बी को हमने दिखाया है कि ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका भी हम इनवर्स मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कर देंगे इसको, तो यहाँ पे लिख देंगे सो ए बी इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये भी जो है हमारे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हम एक कैलकुलेशन निकालेंगे ना, अब हम ये लेंगे बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई करो ए बी, एक बार लेफ्ट साइड में लेके करेंगे, एक बार राइट साइड में लेके करेंगे, ठीक है। तो राइट साइड में ले लो, चलो पहले ए बी की यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, ठीक है। तो अब देखो जब ए इनवर्स को ए के साथ लेंगे हम, मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में यूज करेंगे, ठीक है। तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, आई के इक्वल हो जाएगा हमेशा, क्योंकि ए इनवर्स की ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे हम, बी इनवर्स अलग कर दिया हमने और ये कर दिए एक साथ ए इनवर्स ए, और ये भी अलग है। तो इसकी जगह बी इनवर्स ए इनवर्स की जगह क्या आ गया, आई आ गया ना। और आई के हम किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट हो आई मैट्रिक्स में, मतलब जैसे संख्याओं में एक का यूज करें हम, इसी तरह मैट्रिक्स में आई का यूज हो, क्योंकि जैसे संख्याओं में एक की हम किसी में भी गुणा करते हैं तो वही संख्या आ जाए। इसी तरह मैट्रिक्स में जो आई होता है हमारा, ठीक है, तो वो भी हम किसी में भी मल्टीप्लाई उसकी करेंगे तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा। तो इसीलिए ये हमारा बी इनवर्स बी हो गया, बी इनवर्स बी भी हमारा फिर आई हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये वैल्यू आई के इक्वल हो जाती है, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब
अब इसे लेफ्ट में मल्टीप्लाई करो इसकी, नाउ ए बी की लेफ्ट में मल्टीप्लाई करो तो इसकी वो ऐसे कैसे रहेगा, मतलब बी इनवर्स ए इनवर्स, तो लेफ्ट में मल्टीप्लाई करके भी देखो ऐसे ही होगा, ए बाहर ही रहेगा, ये हो गया बी इनवर्स और ए इनवर्स फिर बाद में, तो बी इनवर्स आई हो गया और ये ए इनवर्स है ये हमारा, तो ये ए इनवर्स हो गया क्योंकि आई को मल्टीप्लाई करते हैं वही मैट्रिक्स आई जाएगा और ए इनवर्स भी क्या हो गया हमारा आई हो गया, तो ये इक्वेशन होगी हमारी 2। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये दोनों ही वैल्यू किसके इक्वल आती हैं, आई के इक्वल आते हैं। ठीक है, दोनों ही वैल्यू किसके इक्वल आती हैं, आई के इक्वल आते हैं। आप कोई सी भी एक वैल्यू को यूज करके हम इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, चाहे पहले लिख लो इसको फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2 से क्या हो जाएगा, ये हमारा बी इनवर्स ए इनवर्स और ए बी की मल्टीप्लाई की हमने इक्वल टू ऐसे भी लिख सके इसको ए बी इनवर्स ए इनवर्स और इक्वल टू आई। ठीक है, ये इक्वल होता है। अब देखो ये इधर से हो गया होगा, अब देखो ध्यान से हमें प्रूव करना है ये ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, तो इसको इक्वल प्रूव करने के लिए हम या तो इसे ले लो आई के साथ या इस आई के साथ ले लो, किसी को भी ले लो, दोनों से ये प्रूव हो जाएगा। सबसे पहले हमने ये क्यों दिखाया, ये इसलिए दिखाया है कि दोनों कंडीशन में हम कर सकते हैं क्वेश्चन, इसको इसके साथ लेके प्रूव कर सकें और इसको इसके साथ लेके प्रूव कर सकें, दोनों से हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही बात है, कहने का मतलब ये है हमारा। तो कोई से एक को ले लो, अब यहाँ से तुम उठा लो कोई सी भी एक वैल्यू, नाउ बी इनवर्स ए इनवर्स को ये ले लिया हमने ए बी, इसका किसके इक्वल है, आई के इक्वल है। ठीक है, अब हमें बी इनवर्स ए इनवर्स को किसके इक्वल दिखाना, ए बी इनवर्स के इक्वल दिखाना, तो इस आई की जगह क्या लिख सकते हैं हम, इस आई को हम ऐसे लिख सकें ए बी और ए बी इनवर्स लिख सकें नहीं, क्योंकि आई तो आइडेंटिटी एलिमेंट है और आइडेंटिटी एलिमेंट है तो उसकी जगह हम ऐसे दो मैट्रिक्स लिख सकें जिसमें एक मैट्रिक्स वो खुद हो और एक उसका इनवर्स हो, क्योंकि उसके इनवर्स की मल्टीप्लिकेशन जो है वो आई हो जाएगी, तो ए बी और ए बी इनवर्स साई बन जाएगा। यही क्यों लिखा, और भी लिख सकते थे कुछ, ये लिखा हमने, ये देखो यहाँ पे, पर ये गलत लिख दिया हमने क्योंकि हमें ए बी कैंसिल करना है, इधर हमने इनवर्स बनाना, और अभी मैंने तुम्हें कैंसिलेशन ला समझाए थे कि लेफ्ट की वैल्यू लेफ्ट में ही घटेगी, ऐसा नहीं कि इससे तुम इसे काट दोगे, मैट्रिक्स में ऐसा नहीं कटने का, कभी भी ये ध्यान रखना चाहिए, ये राइट में ही होना चाहिए। अगर ये यहाँ पर राइट में है तो ये भी राइट में ही होना चाहिए, तभी कटेगा। यहाँ तुम इसे नहीं काट सकते, अगर तुमने इसको काट दिया तो ये गलत हो जाएगा, तो इसीलिए इसको हम ऐसा तो लिख नहीं सकते, इसको ऐसा हमें लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे इसको, मतलब इसको राइट में बनाओ, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम ए बी इनवर्स और ए बी, ऐसे लिखने में क्या दिक्कत है, बात तो भी वही है भाई, आई तो जब भी आ जाएगा, आई तो अब भी आ जाएगा, चाहे तुम ए की आई में मल्टीप्लाई करो या आई की ए में मल्टीप्लाई करो, दोनों कंडीशन में आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है। जब मैंने एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, वो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स जो प्रॉपर्टी है, तब वो मैंने आपको समझाई थी, जब ये बताया कि दोनों तरीके से लिख के कि ए इनवर्स भी आई होता है और आई इनवर्स ए भी आई होता है, तो कैसे भी लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम इसको काट सकें क्योंकि ये राइट कैंसिलेशन लॉ से खत्म कर देंगे इसको। ठीक है, तो बाई राइट कैंसिलेशन लॉ, राइट कैंसिलेशन लॉ से इसको हम काट देंगे, तो क्या रहेगा, बस बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल टू ए बी इनवर्स। ठीक है, दैट इज, इसको लेफ्ट में लिखना चाहो लेफ्ट में लिख दो, तो मतलब ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल होता है, यही हमें प्रूव करना। और चाहो तो इससे भी कर सकते हैं हम, लिखे इससे करते तो फिर क्या करते, इस आई की जगह हम क्या लिखते, ए बी इनवर्स लिखते, फिर लेफ्ट में कटता है, बस ये फर्क पड़ता आता उससे भी। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, 100% चांस होते हैं इसके हर बार आने के। ठीक है, ये 7 थ्योरम मैंने दिखाई हैं, ये नहीं है कि ये 7 ही थ्योरम है, इसमें और भी थ्योरम्स हैं, लेकिन इन 7 थ्योरम के थ्रू मैं ये करके दिखाने की कोशिश की है
कि अगर कोई थ्योरम भी होगी तो उसको भी तुम इसी तरह प्रूव कर सकते हो। प्रूव करने का तरीका और समझाने की मैंने कोशिश की है इन साथ में, ठीक है। और कोई थ्योरम भी अगर आती है इस टाइप की तो इसी तरीके से कैलकुलेशन करके तुम उसको प्रूव कर सकते हो। बस ये है कि कैलकुलेशन हमारी सही होनी चाहिए, वो गलत ना हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज ये मैट्रिक्स के मैंने सभी पॉइंट्स आपको डिस्कस कर दिए थे फर्स्ट क्लास में, ठीक है। आज मैंने ये जो थ्योरम्स थी और जो इसके मतलब प्रॉपर्टी थी हमारी मैट्रिक्स एडिशन की और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो सब कुछ मैट्रिक्स के बारे में सब कुछ मैं बता चुका हूँ। अब सिर्फ हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं, क्वेश्चन किस तरीके से हम करेंगे, ठीक है। तो ये जो सभी चीजें मैंने बताई हैं, इन सभी चीजों को आप एक बार रिमाइंड करें, ठीक है। सभी को पढ़ के देखें, अपनी कॉपी में इनको नोट्स बना के लिखें और उनको पढ़ें आराम से। तब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में फिर एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे। तो आज यहीं तक, थैंक यू।